Hello friends, welcoming you all in my YouTube channel. So I am Advocate Pankaj Bhatt. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो आपने सुना होगा। एक यूट्यूबर हैं मंगल मोहक या मोहक मंगल, वॉट एवर इज। उनका चैनल है, उसमें और एएनआई के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है एक पर्सपेक्टिव जो हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जानें। So this case is basically a pivotal example of the complex interplay between copyright, defamation, and how the content creation is nowadays going to be get complex by the time. So this is one of the good case law and case study. तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं मोहक मंगल के बारे में बता दूं, थोड़ा सा एएनआई के बारे में बता दूं। तो मोहक मंगल बेसिकली एक यूट्यूबर है। आजकल यूट्यूबर क्या करते हैं कि जब वो कोई वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में वो क्रिटिसाइज करने के लिए या किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग न्यूज की क्लिपिंग्स का यूज करते हैं। यही काम मोहक मंगल ने भी किया। एएनआई पर आ जाते हैं। एएनआई का फुल फॉर्म है एशिया न्यूज इंटरनेशनल। ये बेसिकली एक न्यूज एजेंसी है। ये न्यूज एजेंसी काम क्या करती है, अलग अलग जाकर न्यूज कैप्चर करती है। इस न्यूज कैप्चर करने के बाद वो अलग अलग, जैसे कि आपने जी न्यूज सुना होगा, रिपब्लिक न्यूज सुना होगा, इस तरीके से अलग अलग जो न्यूज चैनल्स हैं उन्हें ये बेचती है। तो इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल है। तो एएनआई का अपना कंटेंट है, उस कंटेंट को यूट्यूब में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं। हम इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये अवेयरनेस के लिए भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बेसिकली जो अभी तक एलिगेशंस आए हैं, एलिगेशंस में तीन एलिगेशंस इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला एलिगेशन है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। दूसरा एक एंगल निकल कर आता है एक्सटॉर्शन का। और तीसरा जो एक एंगल निकल कर आता है, तीसरा जो एंगल निकल कर आता है वो है डिफेमेशन का। तो इन तीनों को हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बाय लॉज या सेक्शन या वो कौन से एक्ट हैं, किस तरीके से ये चलते हैं और इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी उछली। तो सबसे पहले मैं डेट लाइन पर चलूंगा। जब हम डेट लाइन या टाइम लाइन पर जाते हैं तो हम ये देखते हैं 25 मई। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 31 मई 25। ये बात है 25 मई की। एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, इन्होंने एक डियर एएनआई कर वीडियो बनाया। ये जो डियर एएनआई है, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके चैनल में दो स्ट्राइक आ चुके हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक। और इन दो कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद सिर्फ एक कॉपीराइट स्ट्राइक उनका और बचा हुआ है। वो जो कॉपीराइट स्ट्राइक अगर आ जाता है तो उनका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। अगर ये कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं हटाते, ये दो कॉपीराइट स्ट्राइक, तो उनके तीन कॉपीराइट स्ट्राइक पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस चीज के प्रूफ भी दिए कि जब उनके पास दो कॉपीराइट स्ट्राइक आए तो उन्होंने एएनआई के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। जब रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो रिप्रेजेंटेटिव ने पहले उनसे 48 लाख एक साल के सब्सक्रिप्शन का मांगा और कहा कि आप ये जमा कर देंगे तो हम वो कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लेंगे। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो अभी 5 से 6 और कॉपीराइट स्ट्राइक हमारी तरफ से आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है, वीडियो देखने के बाद मैंने उनका वीडियो देखा है, कि कहीं ना कहीं वो उन्हें डरा धमका कर वो पैसा वसूली लगती है। दूसरी चीज कि यहाँ पर एएनआई का अपना पक्ष है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है क्या। दोस्तों, हमारे देश में कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट जो दिया गया है वो कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। 1957 के एक्ट में सेक्शन 13 ये कहता है इस कॉपीराइट एक्ट का कि जो भी ओरिजिनल प्रोड्यूसर होगा, किस चीज का, किसी भी लिटरेरी वर्क का, जैसे कि बुक्स हो गई, किसी भी ड्रामा का, शॉर्ट फिल्म हो गई, मूवीज हो गई। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। नाउ इट्स विजिबिलिटी इज गुड। लिटरेचर हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, अगर आप कोई म्यूजिक कंपोज करते हैं, बनाते हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, पेंटिंग हो गई,
साथ ही साथ अगर सिनेमेटोग्राफी में आपका क्या आ जाता है, ऑडियो भी आ जाता है, विजुअल्स भी आ जाते हैं, सीडीज भी आ जाती हैं, डीवीडीज भी आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो ओरिजिनल इसका ऑनर है या मेकर है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है सेक्शन 13। इसके बाद अगला जो सेक्शन है सेक्शन 14, वो ये कहता है कि जो कॉपी राइट ऑनर है, इस बात को याद रखिएगा, कॉपीराइट ऑनर इस वर्ड का यूज किया गया है। कॉपीराइट ऑनर का एक्सक्लूसिव राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी का राइट है कि ये किसे ये शेयर करना चाहता है, वो शेयर किस चीज के लिए करना चाहता है और किसे शेयर करना चाहता है। तो अगर वो पब्लिक करना चाहता है तो ये उसका एक्सक्लूसिव राइट है। उसके और जो उससे ले रहा है उनके बीच एक डील हो सकती है, और उस डील को फुलफिल करने के बाद, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के बाद, जो भी कोई मटेरियल लेता है उसे रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अलग अलग कम्युनिकेशन के वे में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों राइट क्लियर हो गए। सबसे पहला राइट हमें प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 13। सेक्शन 14 ये कहता है कि एक्सक्लूसिव राइट होगा। अब एक्सक्लूसिव राइट इन दोनों के बेस पर एएनआई जो है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल, इन्होंने बोला कि जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल में हमारा लोगो इस्तेमाल किया बिना हमारी परमिशन के, हमारा वीडियो क्लिपिंग इस्तेमाल किया बिना हमारी परमिशन के। इस पर जो मंगल के काउंसिल थे, मोहक मंगल, या यूट्यूबर की तरफ से जो डिफेंस आर्ग्यूमेंट दिए गए, उसमें ये बात कही गई, उन्होंने ये कंटेंट किया कि उन्होंने सिर्फ 9 से 12 सेकंड की क्लिपिंग्स का इस्तेमाल किया है, और उन्होंने इन क्लिपिंग्स का इस्तेमाल कमेंट्री और एनालिसिस के लिए किया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कमेंट्री एंड एनालिसिस के लिए किया है। ओके, तो कमेंट्री और एनालिसिस का इस्तेमाल करने से क्या कॉपीराइट वायलेशन नहीं होता अगर उन्होंने 9 से 12 सेकंड का इस्तेमाल किया है तो कॉपीराइट का ही जो सेक्शन 51 है, सेक्शन 51 बताता है कि क्या एक्सेप्शन होंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब आपने कॉपीराइट वायलेट किया है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस भी दिए गए हैं। तो 51 एज सच डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन जब आप सेक्शन 52 में जाते हैं तो सेक्शन 52 का सबसेक्शन 1A ये कहता है कि जहां पर फेयर डीलिंग हो रही है, मतलब मान लीजिए आपने कोई एक वीडियो बनाया 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और मैं उस वीडियो को अगर छोटा सा उसका पोर्शन, कोई एक स्पेसिफिक पोर्शन अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, वो भी क्रिटिसिज्म के लिए या किसी चीज को एनालाइज करने के लिए, भाई आप कुछ भी बना देंगे तो उस पर कहीं ना कहीं से तो रिएक्शन आएगा ना अगर वो गलत होगा। स्कॉलर्स क्या करते हैं, आपने कोई रिसर्च की, उस रिसर्च में जो लैक्यूना है वो सामने वाला स्कॉलर फर्दर रिसर्च करता है, वो बताता है इसमें ये गलती है। हम पढ़ते थे केमिस्ट्री में कि अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स आए, तो पीरियोडिक टेबल तक की जनरली वो मेंडलीव से शुरू होती है, फिर अलग अलग आते हैं। तो होता क्या है कि जब हम चीज़ों को सुधारेंगे तब तो उसमें डेवलपमेंट का स्कोप रहेगा। तो इसे फेयर डीलिंग की कैटेगरी में लाया गया कि अगर किसी किसी का भी एक छोटा सा पोर्शन यूज किया जाए क्रिटिसिज्म के लिए, एनालिसिस के लिए, या फिर किसी भी तरीके के रिव्यू के लिए, तो उसे फेयर डीलिंग की कैटेगरी में लाएंगे और इससे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन 52 1A कहता है। ठीक है, तो कॉपीराइट का एंगल क्लियर हो गया इसमें। अब ये जो दूसरा इसमें एंगल निकल कर आ रहा है वो है एक्सटॉर्शन का। तो हम देखते हैं कि एक्सटॉर्शन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, और मंगल मोहक ये क्यों कह रहे हैं कि एएनआई वालों ने एक्सटॉर्ट किया। और आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप इससे कितना एग्री करते हैं। एक्सटॉर्शन पर आते हैं। हमारे देश में एक एक्ट है, अब तो नहीं एक है, रिपील हो गया, बीएनएस आ गया है, पर एक्ट एज इट इज है, क्लोनिंग कर थोड़ा सा चेंज किया गया है, जैसे क्लोन में थोड़ा सा अपडेट हो जाता है वैसे ही कुछ चीजें बस अपडेट की गई हैं नाम मात्र की, बाकी एज इट इज है, सेक्शन वगैरह अलग कर दिए गए। खैर, मैं आईपीसी बोल रहा हूँ, आप चाहें तो बीएनएस में भी सर्च कर सकते हैं, मैं आईपीसी के बेस पर ये सेक्शन बता रहा हूँ। आईपीसी का सेक्शन 383 ये कहता है कि एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होगा। अब एक एक टर्म को ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आएगा कि आखिरकार इसकी डेफिनेशन बोलती क्या है। सो
सेक्शन 383 डिफाइन द वर्ड एक्सटॉर्शन। ये सबसे पहले कहता है कि इंटेंशनली अगर किसी पर्सन को आप किसी तरीके से फियर जनरेट कर रहे हैं और आप उसे इंड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फियर जनरेट कर रहे हैं कि फियर किसी चीज का कि भाई ये इंजरी हो सकती है आपको, और उसे इंड्यूस कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि वो आपको किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी या फिर किसी भी तरीके की वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे। समझना, अगर इंटेंशनली आप किसी पर्सन को फियर दे रहे हैं और उसे मजबूर कर रहे हैं तो वो आपको कोई सिक्योरिटी दे, कोई प्रॉपर्टी दे, तो ये एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आता है। अब आ जाते हैं मोहक मंगल के एलिगेशन पर। मोहक मंगल का ये कहना है कि एएनआई ने, अच्छा एक बार इस डेफिनेशन में हम पुट कर देखते हैं कि जब एएनआई ने इन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक भेजे, ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है ये किस तरीके की इंजरी की तरफ इशारा कर रहा है कि उनका चैनल ब्लॉक हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा। जब उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव से बात की तो रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें इंड्यूस किया किस चीज के लिए कि आप हमारे यहाँ का 48 लाख का एक साल का सब्सक्रिप्शन है, आप उसे लीजिए और फिर जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम 2 कॉपीराइट स्ट्राइक भिजवा चुके हैं, 5 से 6 अभी और आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर किस चीज के लिए इंड्यूस किया जा रहा है कि आप हमें कोई प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी या बेसिकली मनी फीस दें। तो ये देखने से तो लग रहा है कि एक्सटॉर्शन है। ठीक है, एक्सटॉर्शन का एंगल क्लियर हो गया कि भाई एएनआई ने ऐसा ऐसा डिमांड किया। अब एएनआई अपने बचाव में क्या कह रहा है, जब ये सब चीजें आई तो कपिल सिब्बल के जो बेटे हैं, कुछ नाम है उनका, अच्छा सा देख लेना, वो एएनआई की तरफ से थे। उन्होंने बोला कि जो मोहक मंगल ने वीडियो प्रेजेंट की, उस वीडियो में जो ऑडियो क्लिपिंग इस्तेमाल की गई वो एआई जनरेटेड है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना क्या कैसा है, हम वापस से लीगल पर्सपेक्टिव पर आते हैं। तो एएनआई का ये कहना है कि भाई लीगल पर्सपेक्टिव से हम तो कॉपीराइट होल्डर हैं, बिल्कुल सही बात है, आप कॉपीराइट ऑनर हैं, और सामने वाले ने वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो और लोगो इस्तेमाल किया है और इसलिए हमने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजी है। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकते हैं, समझना, भेज सकते हैं, ये आपका लेवरेज है, लेकिन इस लेवरेज के अगेंस्ट आप क्या सामने वाले से एग्जॉर्बिडेंट फी एक्सपेक्ट करेंगे या डिमांड करेंगे? ये जो एग्जॉर्बिडेंट पेमेंट है 48 लाख की, या हम मान लेते हैं 40 लाख की, तो 40 लाख एक 9 से 12 सेकंड की क्लिपिंग के लिए आपको ये कितना सही लगता है, आप बताइएगा। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर अगर ये केस आगे बढ़ा, वैसे तो बाकी यूट्यूबर्स को आगे आना चाहिए, उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाना चाहिए ताकि उनके राइट प्रोटेक्ट हो सकें। बट 9 से 12 सेकंड की क्लिपिंग के लिए 40 लाख, ये कितना जस्टिशिएबल अमाउंट है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, अब देखो इसमें है क्या। इसमें सबसे पहले तो ना स्क्रूटनाइजेशन की जरूरत है कि प्रॉपर स्क्रूटनी की जाए। साथ ही साथ ये भी किया जाए कि जो एक्सटॉर्शन के लॉ हैं, एक्सटॉर्शन की लॉ की स्क्रूटनी के साथ साथ ये देखा जाए कि कहीं मॉड्यूलस ऑपरेंडाई थ्रेट का तो नहीं है कि सामने वाले को थ्रेट दिया जा रहा है या बलपूर्वक या कोर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे एंगल भी इसमें निकल कर आते हैं। ठीक है, तो एक्सटॉर्शन क्लियर हो गया, एक्सटॉर्शन में किस तरीके से क्या एंगल निकल कर आया। अब हम चलते हैं, इसमें जो तीसरा एंगल निकल कर आ रहा है वो एंगल निकल कर आ रहा है डिफेमेशन का। तो फिर वहीं से चलेंगे कि डिफेमेशन आखिरकार डिफाइन कहाँ है। जब हम डिफेमेशन देखते हैं तो अगेन हमें आईपीसी में मिलता है डिफेमेशन। डिफेमेशन के सेक्शन 499 इसकी डेफिनेशन बोलता है और डिफेमेशन का सेक्शन 500 इसका पनिशमेंट बोलता है। तो पहले मैं आपको पनिशमेंट बता दूं, वो थोड़ा सा है तो आपको इसका सीरियसनेस पता चल जाएगा। डिफेमेशन के केस में फाइन से
इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट है। मतलब समझ रहे हैं ना कि आप इस केस में जेल भी जा सकते हैं और फाइन तो है ही। सेक्शन 499 पर आते हैं जो कि इसे डिफाइन करता है। जब डिफेमेशन को डिफाइन करने की बात आती है तो डिफेमेशन ये कहता है मेकिंग और पब्लिशिंग। मान लो यहाँ पर ए पर्सन है, ये बी की रेपुटेशन को हैम्पर कर रहा है, तो बी ए पर डिफेमेशन का केस कर सकता है, ठीक है। लेकिन ए ऐसा क्या कर रहा है कि बी इस पर डिफेमेशन का केस कर दे? अगर ए कुछ ऐसा बनाता है, मेकिंग और पब्लिशिंग एनी इम्प्यूटेशन, इस वर्ड को याद रखना, मेकिंग एनी इम्प्यूटेशन, इसे कहते हैं इल्जाम। इल्जाम का मतलब क्या होता है? ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, वाइफ रोज हस्बैंड को मारती है, हस्बैंड कहता है कि मेरी वाइफ मुझे रोज मारती है। क्या ये इल्जाम हुआ? नहीं, ये वो सच में कर रही है। पर वाइफ एकदम शरीफ है और हस्बैंड रोज मारता है वाइफ को, और फिर हस्बैंड मार रहा है और हस्बैंड फिर ये भी कह रहा है कि मेरी वाइफ मेरे को मारती है, तो ये वाइफ पर लगाया जाने वाला इल्जाम हो गया, इम्प्यूटेशन। अगर ये कुछ भी ऐसा बनाता है या पब्लिश करता है जिससे वो सामने वाले पर कुछ इल्जाम लगा रहा है या बी पर कोई इम्प्यूटेशन लगा रहा है, जिसकी वजह से ऐसा माना जा सकता है, हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है भाई। किसी की इमेज को हार्म हुआ, ये आप कैसे कोई इसका बेंचमार्क या डिपिस्टिक थोड़ी ना है, कोई टेबल स्टैंड थोड़ी ना है, कोई स्टैंडर्ड थोड़ी ना है। अगर सामने वाले को ऐसा लगता है, ये इंटेंट है कि ऐसा कर कर वो सामने वाले को हार्म पहुंचाएगा, और सामने वाला इस चीज के अगेंस्ट अगर आ जाता है कि ऐसे करने की वजह से उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा है, तो इससे डिफेमेशन के अंदर आईपीसी सेक्शन 499 में डिफाइन करता है। सजा मैंने आपको बता दी, पनिशमेंट हो सकता है। अब देखो एएनआई का क्या क्लेम है। ये जो केस डिफेमेशन का लगाया एएनआई ने, एएनआई का क्लेम ये है कि जो वीडियो है वो डिफेमेटरी है। अभी तक तो शायद यूट्यूब से हट गया होगा, मैंने तो उसी समय देखा था। तो ये डिफेमेटरी है। साथ ही साथ जो इसके कंटेंट है, इसमें जो भी कंटेंट है वो एएनआई की गुडविल को और क्रेडिबिलिटी को हैम्पर कर रहे हैं, ठीक। तो डिफेमेशन का केस एडमिट हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि मोहक मंगल उस वीडियो के जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हैं उन्हें हटाएं और फिर उस वीडियो को पब्लिश करें। तो देखो कितनी चतुराई से यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट खेल गया। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वीडियो हटा दो, और वो वीडियो पूरा मैंने देखा है, तो मैंने ये देखा है कि पूरा का पूरा वीडियो ही ऐसा है जिसमें एनआई की हरकतों को उजागर किया गया है। तो एनआई को तो हर एक सेकंड से उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो अब ये आने वाली नहीं, तो क्या ही एडिट कर लेगा उसमें। खैर बहर आगे चलें। अब यहाँ पर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या निकल कर आया? ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये निकल कर आ रहा है कि आने वाले टाइम पर 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें थोड़ा सा सतर्क हो जाने की जरूरत है। सबसे पहला है कंटेंट क्रिएशन वाला, दूसरा है मीडिया चैनल्स वाला, और तीसरा है लीगल हम तुम वाला। तो कंटेंट क्रिएशन मतलब जो यूट्यूबर है, देखो भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो ध्यान से जो कॉपीराइट यूज हैं और कॉपीराइट से जुड़े हुए जो लॉज हैं उनको थोड़ा सा पढ़ लो और समझ लो। साथ ही साथ एक बात और याद रखिए कि जितनी भी थर्ड पार्टी क्रिएशन यूज हैं, किसी और ने बनाया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इंश्योर कर लें कि आप उसे कब कैसे और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की कैटेगरी में ना आए। एक बात क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, मीडिया एजेंसीज लाइक एएनआई हो गया। तो देखिए कोई भी मीडिया एजेंसी है, कोई भी अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का सूट लेकर आता है या आप स्ट्राइक भिजवाते हो, तो आप ये इंश्योर करो कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की जो आप कार्रवाई कर रहे हैं वो पहली बात तो ट्रांसपेरेंट हो और दूसरी बात फेयर हो। कहने का मतलब है कि एएनआई की कहीं कोई सब्सक्रिप्शन मॉडल की लिस्ट है?
कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन कितने लाख का होगा, 2 साल का कितने लाख का होगा, 3 लाख का कितने साल का होगा, 3 साल का कितने लाख का होगा, वो है नहीं। आप फोन में आपका रिप्रेजेंटेटिव कोई बात करता है तो उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं एक अनफेयर, मतलब एक अनफेयर प्रेजेंस दिखती है। साथ ही साथ ये पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप आते, आप उनके पास कोई कम्युनिकेशन, आपने सीधे यूट्यूब, आपने स्ट्राइक करने से पहले क्या एक भी लीगल नोटिस भेजा सामने वाले को कि भाई ऐसा ऐसा है, ये चीजें हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं दिखती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आपने फॉलो किया हो, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। तो आप जब भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए जाते हैं तो वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आप लोग का मॉड्यूलस ऑपरेंडाई है, एमओ है, मॉड्यूलस ऑपरेंडाई, ये कोर्सिव नहीं होना चाहिए, बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। अगर किसी से आप कोर्सिविटी के बेस पर अगर कोई वसूली या उगाही करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। साथ ही साथ जो ऊट पटांग अमाउंट है, ये ऊट पटांग अमाउंट तो कम से कम मत लो। मतलब ठीक है, किसी ने 9 से 12 सेकंड की आपकी वीडियो यूज कर ली, 9 से 12 सेकंड की गई, उसके एवज में आप अगर 48 लाख, हो सकता है ये गलत है, बट अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। तीसरा जो चैलेंज आ जाता है लीगल फील्ड वालों के लिए, देखिए हम ऑलरेडी एक डिजिटल युग में जी रहे हैं, ठीक है। ये जो डिजिटल एज है, इस डिजिटल एज में आपको एक बैलेंस बनाकर चलना होगा। किसके बीच में बैलेंस बनाना होगा? जैसे कि कॉपीराइट एक्ट है आपके पास, सिविल राइट एक्ट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जो कि फंडामेंटल राइट है। इन सबको इंश्योर करना होगा, एक लाइन मार्क करनी होगी कि किसके बीच में कहाँ तक हम दूसरे के एरिना में एंटर कर रहे हैं, भाई उनकी अथॉरिटी कहाँ तक है। हालांकि ये चीज एट द सडन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई द एआई कांट रिप्लेस लॉयर। आई पर्सनली फील द एआई कांट रिप्लेस एडवोकेट्स। व्हाई? बिकॉज ईच एंड एवरी केस हैविंग इट्स ओन सिग्निफिकेंट एंड ओन speculations, own branches. How the two peoples are not same, in the similar manner the two cases are not same. ठीक है, सो दिस इज द थिंग। इसमें और कुछ अगर बचा हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।